ये पता चल गया कि कौन सी चीज़ों पे वाकई वर्क करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं वर्क करना है। जैसे जब हम तैयारी को अपनी कमजोरी पता ही चल जाती है, स्ट्रांगनेस पे हमें उतनी बिलीफ ना हो अपने, लेकिन अपनी वीकनेस बहुत जल्दी पता होती है कि ये मेरा 40 दिनों में पेपर की तैयारी करनी होगी, तो मैं उन चीज़ों को वाकई। हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो सफलता आपकी कदम चूमती है। तो आज ऐसे ही व्यक्तित्व की स्वामिनी हमारे साथ बैठी हैं, जो कि बहुत ही संघर्षों के बाद और आज इस पद पे आसीन हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रियंका जी कैसे इस पद को हासिल की, कितना स्ट्रगल रहा, क्या इनका स्ट्रेटजी रहा, और इसके बारे में इनसे हम चर्चा करेंगे। तो छोटा सा परिचय लेकर के इनकी कहानी को शुरू करते हैं हम लोग। हाँ मैम जी, मेरा नाम प्रियंका तिवारी है और मैं एसआई हूँ। वर्तमान समय में चौकी इंचार्ज एलवल कोतवाली, शहर कोतवाली आजमगढ़ में कार्यरत हूँ। और फिलहाल मैं रहने वाली, जो मूल मेरा गृह जनपद है वो बहराइच है। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। तैयारी मैंने इलाहाबाद से की है, तो जाहिर है इलाहाबाद स्टूडेंट्स के लिए वो अलग तो ही हब है वहाँ पढ़ाई का, और हर एक चीज़ का माहौल नगरी वहाँ ही मिलता अलग है। वहाँ की हवाओं में अलग ही जादू है, तो कह सकते हैं कि मैं इलाहाबाद से निकल कर आई हूँ। तो इलाहाबाद से आपका क्या रिलेशन रहा? ग्रेजुएशन भी वहाँ से हुआ है कि बस नहीं, ग्रेजुएशन मैंने बलरामपुर एमएलके पीजी कॉलेज से किया था। तैयारी मैंने इलाहाबाद में रहकर की है। अच्छा, तो तैयारी के लिए आप प्रॉपर एसआई के लिए गई थी तैयारी करने के लिए, कि कोई और टारगेट था कुछ आपका? जैसे होता है क्या कि हम लोग मतलब वो चीज़ नहीं सोचते हैं जो करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये करना सोचा नहीं था, लेकिन ईश्वर जो आपसे करवाना चाहता है वो वहाँ पहुँचा देता है। तो मैंने तैयारी एसएससी सीजीएल की थी। फर्स्ट टाइम, सेकंड, ऐसे होता है कई बार कि होता नहीं है, लास्ट में पहुँचते हैं और तब तक के हमारा रास्ता अलग हो जाता है। तो फिर मैंने सीजीएल फिलहाल मैंने क्रैक भी किया, पर पैरेलली मेरा इधर हो गया। तो जहाँ तक ये था कि साउथ में जाने से अच्छा है कि आप अपने उत्तर प्रदेश में रहकर, घर के नज़दीक रहकर जॉब सब यही कर चाहते हैं कि अगर नौकरी रहे तो घर के पास आस-पास रहे, कि आदमी अपना घर भी आता जाता रहे। तो तैयारी के लिए तो मैं जानता हूँ कि वनडे एग्जाम के लिए एसएससी सीजीएल जो है उसमें आपका दरोगा का सारा सिलेबस कवर हो जाता था, बस एक हिंदी को छोड़ करके। हाँ, बाकी सारा सिलेबस आपका वहाँ से कवर हो गया। तो आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी कि ऑनलाइन? जी, ऑफलाइन मैंने किया था। मैं 2018 में गई थी तैयारी के लिए। तो द स्पीड एक वसीम खान सर का है, बहुत फेमस भी थे और बहुत ही उस टाइम भीड़ हुआ करती थी, तो हम लोगों ने ज्वाइन किया था। हमने उनकी बेसिक फाउंडेशन बैच ज्वाइन की थी। कोई स्पेशल बैच नहीं था, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया और मुझे ऐसा लगा कि तैयारी खुद से, हाँ, जब एक बार मतलब लग जाता है कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, चीज़ें समझ जाता है आदमी, जब तक कहीं किसी मंजिल तक नहीं पहुंचा रहता है तो वो भटकता रहता है कि कैसे वहाँ जाना है एकदम। लेकिन जब वो एक बार वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसे पता हो जाता है कि हाँ अब हमें कैसे जाना है। तो पढ़ाई का आपका जो रूटीन रहा, आपका एवरेज स्टूडेंट रहें कि एवरेज से ऊपर वाली स्टूडेंट रहें, उसके बारे में कुछ बताइए। एवरेज ही हैं या बिलो एवरेज भी कह सकते हैं आप। लेकिन मैं अपने आप को एवरेज दर्जे में रखूंगी। तो एवरेज ही थे। और हम लोग जब तैयारी किए, एक्चुअली मुझे वाकई में पता नहीं था ये क्या है, लेकिन हमारे कुछ सीनियर ग्रेजुएशन में हुआ करते थे तो वो लोग थोड़ा बातचीत करते थे, उन्हीं से मैंने जाना कि एसएससी कोई चीज़ होती है। तो उसी टाइम से हम ये वन वर्ड वगैरह वगैरह रटने की तैयारी से कर दिए थे। तो फिर जब मैंने 10 स्पीड से पढ़ाई की तो वहाँ से उन्होंने तो नया नया एक स्पीड टेस्ट शुरू किया था। लोग कंप्यूटर पे अपना एडमिशन करा के वही स्पीड टेस्ट देते थे। तो फिर जब मेरा लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, सबसे ज़्यादा टेस्ट देने पे फोकस किया। मतलब मॉक टेस्ट कह सकते हैं। पढ़ाई तो करना ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तैयारी तो एक समंदर है, कितना आप करते जाएंगे, जीएस पढ़ते जाइए, कभी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन डायरेक्शन सही तभी होगा जब आप डेली उस तरह बैठ रहे हैं जैसे आपको एग्जाम में बैठना है। हाँ, तो ये पहला हमारा एक सवाल और रहेगा कि बहुत लोग हैं कि मैथ से बहुत डरते हैं जी। तो मैथ के लिए आप क्या की थी? मैथ का आपका क्या रूटीन रहा, कैसे उसको कवर की? मैथ का यही था कि चैप्टर वाइज पढ़ाई की थी मैंने। अच्छा। किरण पब्लिकेशन बुक है सबके लिए, वो गीता की तरह रहती। तो किरण पब्लिकेशन उठाया और उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन होते हैं, जब परसेंटेज का होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। साथ ही साथ डेली एक टेस्ट मेरा कंफर्म रहता था। मैं कितने भी नंबर पाऊँ, 40 पाऊँ, 70 पाऊँ, 80 पाऊँ, जो भी पाऊँ, लेकिन मुझे टेस्ट जरूर देना था। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें जब रिपीट होती है ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आ जाए था तो कल भी आएगा। फिर वो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में आपके रहती हैं। तो टेस्ट का थोड़ा ये फायदा रहता है। और जैसे मान लीजिए मैथ्स में बहुत लोग क्या करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, उसका पीडीएफ मिल जाता है, उससे वो लोग कर लेते हैं। तो नोट्स और पीडीएफ में क्या ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए? क्या अपने हाथ से जो नोट्स बनाए जाते हैं उसका कितना योगदान रहता है? योगदान बिल्कुल रहता है उसमें, क्योंकि जैसे अगर हम
जैसे सही है कि कोई जीएस तो है नहीं कि आप हाँ। नोट्स बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होते हैं जो हम उस चीज को एक रफ पे, एक पेज पे कहीं ना कहीं नोट कर सकते हैं, जिसको बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर देने पे कर देने में क्या होता है कि हमको बहुत ज्यादा पलटना नहीं पड़ता है। हाँ, तो नोट्स का बेसिकली महत्व तो बहुत रहता है। बहुत जैसे मान महत्व लीजिए है। कि आप कोई क्लास पढ़ रही हैं, मैथ का कोई चैप्टर परसेंटेज ही चल रहा है, उसको खत्म करने में आपको टीचर ले रहा है 7-8 घंटे ले रहा है अगर परसेंटेज खत्म करने में, और अगर आप नोट्स बनाए हैं तो शायद उसको आप 1 घंटे में रिवाइज कर सकती हैं। बिल्कुल। तो ये ज्यादा मतलब ये इसका मजा तब आता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं उसके 1-2 दिन पहले आप एक बार में ऐसे करके पलट लिए तो वो चीजें तुरंत ही दिमाग में क्लिक हो जाती हैं कि ये चीजें आ सकती हैं और फायदा भी करती हैं। वनडे एग्जाम में वो होता है कि आपके सामने प्रश्न और उत्तर दोनों रहते हैं, तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। जितना आप रिवीजन किए रहेंगे उतना आपके वहाँ सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा लगता है कि मैंने ये वाला आंसर कहीं देखा है। हाँ, तो ऐसे वाले में भी कई क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। हाँ, रिवीजन का इतना इफेक्ट पड़ता है। तो मैथ में जो है कि टीचर आपके कौन रहे? वसीम खान सर और अच्छा। दीपक पांडे सर पढ़ाते थे। हाँ। दीपक पांडे सर यहीं आजमगढ़ के रहने वाले हैं और उन्होंने पढ़ाया था, उन्हीं से मैंने पढ़ा था। और फिर बाकी ऑनलाइन गगन प्रताप हैं और इन्होंने तो काफी वीडियोस पढ़े थे, तो हम लोग वहाँ से कवर कर लेते थे। तो वहाँ आप रूम वगैरह लेके लोग? हाँ, हॉस्टल, हम लोग हॉस्टल में। जीएस के लिए क्या आपकी स्ट्रेटजी रही? जीएस कैसे आपने कवर किया? जीएस तो एकदम बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक है। टेस्ट देते रहिए, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो टेस्ट में आ रहे हैं। मैंने यही किया था कि जो 40 क्वेश्चन होते थे उसी को पढ़ लेते थे, उसी के ऑप्शन पे काम कर लेते थे एनालिसिस करते वक्त, और बस इतना ही था। बाकी जो बेसिक चैप्टर्स है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पॉलिटी है या फिर ज्योग्राफी है, जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीट करती ही करती हैं, हर एक एग्जाम में रिपीट करती हैं। पारंपरिक जीएस जिसे कहा जाए कि आपके एग्जाम में 70% पारंपरिक जीएस आता है, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और संविधान हो गया, जो कि बदलने वाला नहीं है। बहुत रेयर केस में कुछ चेंजेस होते हैं तो होते हैं। बाकी करंट अफेयर ही है जो नया पढ़ना रहता है। तो अगर आदमी उसको फोकस करे तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएगा जीएस में। बिल्कुल। और कुछ लोगों का क्वेश्चन मूल विधि को लेकर के होता है, तो उसके चक्कर में बिल्कुल भी मेरा ख्याल है हाथ डालना भी बेवकूफी है। हमें लगता है मूल विधि से मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन आते होंगे, और उसमें भी वो जो स्पेशल एक्ट हैं, जैसे माइनर एक्ट्स हैं, उसमें से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो तब है जब डेफिनेशन पूछ लेता है, कौन से सेक्शन में डेफिनेशन है, कौन से सब सेक्शन में है, तो उस पर ज्यादा मत जाइए, क्योंकि अब और ज्यादा मुश्किल हो गया है। बीएनएस आईपीसी को रिप्लेस कर गई है, सीआरपीसी को बीएनएस से रिप्लेस कर गई है, तो अब चीजें और कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो आप बाकी 3 सेक्शन पे जितना काम करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस हैं सेलेक्ट होने। और जीएस के लिए हमें लगता है कि आप संविधान और इतिहास, आधुनिक इतिहास और जियोग्राफी देख ले रहे हैं, तो जीएस में आप सेक्शनल ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर देना है जीएस को, इसीलिए लेकिन ये है कि फेल भी नहीं होना। सेक्शनल कट ऑफ में पता चले 3 में आप टॉप करें। और हाँ, अरे पिछले 2017 वाले जो एग्जाम हुए थे, तो उसमें सेक्शनल का 50% था और ओवरऑल आपको 50%, और सेक्शनल में भी 50% ही लाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त थे जो कि मतलब कट ऑफ तो क्लियर किए थे, लेकिन वो सेक्शनल फेल हो गए थे। मैथ में कोई 19 नंबर लाया था, कोई जीएस में 17 नंबर लाके फेल हो गया था, लेकिन वो कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर थे उनके, फिर भी सेक्शनल फेल होने के नाते फेल हो गए थे। तो इस सेक्शनल पे भी ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान देना है। आप सीजीएल की स्टूडेंट रही हैं, तो हिंदी आपके लिए नया रहा होगा। हाँ, नया था। तो उसको कैसे कवर की? और बस मैंने मॉक टेस्ट से ही कवर किया। अच्छा, सारे मॉक टेस्ट से आपने कवर? ज्यादातर मॉक टेस्ट। हमने कोई मतलब कोई कोर्स नहीं लिया एसआई का कि कोई स्पेशल कोर्स लिया हो। बस ये था कि जहां से क्वेश्चन मिल जाए आप उसको वहां से अटेंड कर लो, कि जितना क्वेश्चन आप जितने मतलब नजरों से जितने क्वेश्चन निकलेंगे उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और कुछ है नहीं, एग्जाम सिर्फ क्वेश्चन का सेट है, क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन का सेट है, और जितना आप उससे गो थ्रू होंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेगा। थोड़ा हम व्यवहारिक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए आप महिला हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि बाहर जाके तैयारी नहीं कर पाती हैं, घर से अलाउ नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों में आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है? कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल किए हैं? कैसे अपने घर वालों को विश्वास दिला पाए हैं कि नहीं मैं कर लूँगी? आप हमें ये तो देखिए, कहीं ना कहीं जब आप कोई काम करने के लिए निकलते हैं तो आपकी ईमानदारी आपके काम में झलकती है जी। आप मतलब किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप नहीं बताएंगे, कोई बोल कर नहीं बताता ना बहुत अच्छा हो, आपके एक्ट्स में वो चीज़ कहीं ना कहीं दिखती है।
तो फिर जब आप काम करेंगे, वो भी ईमानदारी से काम करेंगे, तो लोगों का भरोसा अपने आप हो जाता है और आपका रिजल्ट बताने लग जाता है। अगर मैंने कमजोरी की होती तो शायद मेरा सीजीएल नहीं निकल रहा होता, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा। जब आपका पीडीएफ में नाम आता है, आप भी देखते हैं, आपके आसपास के लोग भी देखते हैं, उस चीज को हाईलाइटेड नेम आता है, तो उस पे लोगों को लगता है। और सही बात ये है कि महिला होने के नाते वाकई बहुत कठिनाई होती है, 4 बातें सुननी भी पड़ती हैं। हाँ, समाज की बहुत सारी चीजें फेस करनी कहाँ जाती है क्या करती है, उससे क्यों बात किया, आज तो मैंने उसके साथ खड़े, ये सारी चीजें आपको सुनना है। सुनिए भाई, लोगों का काम है कहना। हाँ। ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे लोग, तो इस पे ध्यान ना दीजिए। ज्यादा लोगों पे ध्यान देंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो उनकी बातों को सुनिए, और लेकिन करिए क्या, अपनी चीजों में सुधार लाइए, उस चीज को सुनिए और मजबूती बनाइए, आगे बढ़िए। सही बात है। और एक लास्ट क्वेश्चन हमारे तरफ से रहेगा कि मान लीजिए अभी एग्जाम में, जो दरोगा का एग्जाम होने वाला है, जी 40 दिन शेष और बचे हैं लगभग, तो आपको अगर ये एग्जाम देना रहता है तो अभी 40 दिन की क्या स्ट्रेटजी रहती है आपकी, क्या करती हैं आप इसके लिए? स्ट्रेटजी मेरी वही रहती हमेशा कि एक बार हमने पूरा सिलेबस देख लिया, हमें ये पता चल गया कि कौन सी चीज़ों पे वाकई वर्क करना है, कौन सी चीज़ों पे नहीं वर्क करना है। जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमको अपनी कमजोरी पता ही चल जाती है। स्ट्रांगनेस पे हमें उतनी बिलीफ ना हो अपने, लेकिन अपनी वीकनेस बहुत जल्दी पता होती है कि ये मेरा वीक है। तो अगर मुझे इन 40 दिनों में पेपर की तैयारी करनी होती तो मैं उन चीज़ों को वाकई वीकनेस पे अपने ना ध्यान देकर अपनी स्ट्रांगनेस, अपनी जो चीज़ें मेरी वाकई अच्छी हैं मैं उन पे वर्क करती, उन चीज़ों पे बेसिक समय देती, पर उतना नहीं जितना ये है। जैसा कि मैंने भी कहा कि जीएस वाकई में समंदर है, तो आप लोगों को जो भी देने जा रहे हैं पेपर, मैं उनको बता दूं कि आप लोग इन 40 दिनों में ये मान लीजिए कम से कम 40 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं आपको। एनालाइज करना है, एनालाइज करने पे जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आ रही, हमारा एक कहते हैं नहीं, एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। ये चीज़ें हमारे साथ भी यही हुई जब हमारा एग्ज़ाम था जी। तो मैं क्या करता था कि जो भी मैं मॉक टेस्ट देता था और उसका एनालिसिस करता था, और जो क्वेश्चन हमको नहीं आता था उसको मैं एक नोट्स बनाया था, उस पर नोट डाउन कर लेता था। और ऐसे करके मैं जीएस के, ज़्यादातर जीएस के ही ऐसे रहते थे जो कि मतलब पढ़ने में कमजोरी, हाँ, तो वो पूरा उसका नोट्स बनाए थे। बाकी मैथ और रीजनिंग का तो टॉपिक ही पता चल जाता है कि ये एक टॉपिक में इस टाइप का क्वेश्चन हमसे गलत हो रहा है, तो उसको मैं सुधार कर लेता। लेकिन जीएस का मैं पूरा प्रॉपर नोट्स बनाया था, और उसका इतना इफेक्ट पड़ा जब एग्जाम देने जा रहा था मैं, तो एग्जाम देने से 2 घंटे पहले मैं उसको पूरा रिवाइज किया, तो बैग में लेकर जाते हैं अपना। और उसके बाद जब एग्जाम हाल में मैं बैठा तो डायरेक्टली 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो कि मतलब कंफ्यूजिंग में हमारे गलत हो जाते, कंफ्यूजन में, लेकिन वो रिवीजन करने की वजह से वो 12-13 क्वेश्चन डायरेक्टली एकदम आए और वो सही हो गए। तो वो बहुत गेम चेंजर रहा हमारे लिए। तो इसीलिए वो नोट्स जो आप कह रही हैं, एनालिसिस करके उसका नोट्स बनाना, वो बहुत कारगर होता है किसी के लिए भी। और एक व्यवहारिक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि रिजल्ट तो आया था इसका, रात में आया था शायद, हमें लगता है 12 बजे के आसपास इसका रिजल्ट आया था। एसआई का? हाँ, फाइनल? हाँ, फाइनल रिजल्ट आया था। तो नहीं, दिन में आया था, 12 जून दोपहर 2 बजे करीब आया था 2 बजे फाइनल रिजल्ट जो है, दिन में। हाँ, शायद दिन में आया हो, लेकिन हमें रात में पता चला था। प्री का रात में आया था। अच्छा, प्री वाला रात में आया था। प्री का रात में आया था, जब हम ये एग्जाम अप्रैल की रात में आया था। प्री वाला रात में आया था, सही कह रहे हैं। तो जब फाइनल सिलेक्शन का आ गया रिजल्ट जी, तो क्या खुशी रही आपके परिवार में? खुशी ये थी कि जून का महीना था और मैं अपने घर के खेत वाले आम के पेड़ के नीचे थी, मेरा भाई आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ था, हम करीब 1-2 किलो आम तोड़ के नीचे बैठे हुए थे और गरीबों की तरह खा पी रहे थे। तो मेरी दोस्त का फोन आया कि एसआई का रिजल्ट आया हुआ है। अच्छा, फिर बड़ा अंदर से डर लगता है। वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि मतलब जिंदगी के 2, मतलब जैसे कहते हैं नहीं, 2 चैप्टर होते हैं, एक तो जो क्लोज होने वाला होता है, एक जो ओपन होने वाला रहता है। तो उस टाइम पे पहले मैंने उसका पीडीएफ भेजो, पीडीएफ में जब मैंने अपना नाम सर्च किया और वो नाम हाईलाइटेड नाम, बार बार कहती हूँ, वो जब पीडीएफ में हाईलाइटेड नाम आता है तो फिर वाकई में बहुत खुशी होती है। तो मुझे याद है, मतलब इतना अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा रिजल्ट में हो गया है, तो बहुत खुश हुए। इसके बाद सबको पता चला, और सबसे खास बात ये है कि मेरे बाबा फ़िलहाल जिंदा नहीं है अभी, लेकिन उस टाइम वो थे और मैंने उनको बताया। तो वो अलग प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। बहुत मतलब एक लड़की जब सक्सेस होती है ना, तो हमें लगता है कि वो फिर समाज में ये साबित कर देती है कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं।
और जब वो सक्सेस होती है तो वो असली मायने में आज़ाद भी होती है, मैं जहाँ तक हाँ। समझ पाता हूँ। नहीं तो बाकी ऐसे लोग समझते हैं कि शादी ब्याह हो गया, चौका बर्तन करने खातिर ही, मतलब इतना तक ही उनको समझा जाता है, जो हमारे समाज में मानसिकता है, हाँ सबकी नहीं है लेकिन वो मानसिकता भी है। बिल्कुल है, और उसको तोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो भी हम ही पे वो है। हाँ, वो आप ही वो लोगों पे है। तभी लोगों का स्टीरियोटाइप जो तो ओपिनियन है वो आप जैसे चेंज लोग तभी ही होगा। तो प्रेरणा बन रहे हैं हाँ, इन लाखों कह युवाओं सकते के लिए हैं जी। कि हाँ, कि जब आप कर सकते हैं तो हम भी हम कर कर सकते हैं। तो चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें लग रहा है कि हमारे साथ के जो व्यूअर हैं उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, और वो भी इस चीज़ों से कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में उसे उतारेंगे। बाकी आप मोटिवेशन के लिए अगर कुछ कहना चाहें तो कह सकती हैं। मोटिवेशन बस इतना ही है कि आपकी परिस्थितियों से बढ़कर किसी के शब्दों का कोई मोल नहीं है। आप जितना अपनी कंडीशन से मोटिवेट होंगे, अपने माँ बाप के चेहरे को देखकर मोटिवेट होंगे, उससे ज़्यादा कोई और बड़ा मोटिवेशन नहीं है। और मैं सिर्फ अपने तैयारी के दौरान आज भी मैं यही कहती हूँ कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है ना। और विकास देवकीर्ति सर कहते हैं कि क्या क्या करें जिंदगी में, हाँ, क्या क्या होगा, होगा, कुछ हाँ। नहीं होगा तो तजुर्बा तजुर्बा होगा, जो भी होगा, क्लियर सही नहीं है। बात। पर आप बढ़ते रहिए, बढ़ते रहना ही चीज जो है नाम, मतलब जिंदगी में वही है कि अगर आप रुक गए तो फिर आप खत्म हो गए। कहीं ना कहीं आप बढ़ते रहिए और पहुंच जरूर जाएंगे अपनी मंजिल पे। एक बात हमारे मन में और आ रही है कि आपको इस नौकरी में आके क्या क्या, मतलब क्या क्या फेस करना पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि ये ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, इससे अगर बचा जा सकता तो? फिलहाल मैंने सोचा नहीं था कि मैं पुलिस की नौकरी करूंगी, लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया, मेरा प्री क्लियर हुआ, इसके बाद से मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि नहीं, मैं सब इंस्पेक्टर ज्वाइन कर लूँगी। और जब से वर्दी पहनी है तब से ये नहीं सोचा कि ये नौकरी बहुत ख़राब है। सही बात। ये चीज़ दिमाग से निकाल दिया, और नौकरी बहुत अच्छी है, स्पेशली महिलाओं के लिए। हम अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं, प्लस कई और लोगों की सिक्योरिटी कर रहे हैं। और कभी भी बाहर निकलना है, रात बिरात, पहले होता था तुम लड़की हो कहाँ जाओगी, और अब मैं लड़की हूँ मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं बाहर बेखौफ निकल रही हूँ। हम डे ड्यूटी करते हैं, हम नाइट ड्यूटी करते हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। डिफ़िकल्टी ये होती है कई बार कि पब्लिक डीलिंग में कई बार जैसे हमें जो डिसीजन लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक पक्ष निराश होके जाता है। जो अपराध करते हैं उनको लगता है मेरे साथ गलत हुआ है, और जो पीड़ित हुए उनके लिए सही होता है। तो कई बार डिफ़िकल्ट ये होता है, इमोशनल जब टच किसी चीज़ में आता है तो फिर हम थोड़ा सा वो रहते हैं। बाकी तो सही चल रहा है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी मैं कभी नहीं कहूँगी कि बहुत मुश्किल है, पुलिस की नौकरी बहुत अच्छी है यार, बहुत अच्छी है नौकरी। तो आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन ही है। हमारे एक साथी हैं रवि सिपाही, और वो छोटी एक कविता लिखे हैं 4 लाइन की, मैं सुनाना चाहूँगा कि बन जइबा दरोगा तो कंधवा पे दू गो स्टार लगावल जाई, बन जइबा दरोगा तो कंधवा पे दू गो स्टार लगावल जाई, आ ललका बूट आ ललका बेल्ट सिर पे पिकअप के सेहरा सजावल जाई, आ रुतबा सम्मान तो इतना बढ़ जाई, आ रुतबा सम्मान तो इतना बढ़ जाई कि जौने जगह जइब दरोगा जी कह के बुलावल जाई, दरोगा जी कह के बुलावल जाई। तो आप लोगों के बहुत स्वागत बा हमारे विभाग में। आप लोग आइए और बहुत मज़ा आएगा आपको। हर चीज़ मतलब जीने का मज़ा मिलेगा कि क्या समाज होता है और समाज की क्या रियलिटी है। हर स्तर पे हर चीज़ों को आप खुद से डील करेंगे, और न्याय देने का अधिकार जहाँ तक है आपके अंदर थोड़ा सा आ जाएगा। तो आप लोग लगे रहिए। 14 और 15 मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम दें और सेलेक्ट होके आएँ। तो धन्यवाद, जय हिंद।